गंगा मैया मोरी गंगा मैया, तोरी पैया पड़ू मोरी मैया, तोहे चढ़ाऊं मैया नरियर चुनैया, तोहे चढ़ाऊं मैया नरियर चुनरिया। लेकिन ससुराल में यहाँ पर ज़मीनें थी, यहाँ पर खेती होती थी, तो कभी धान की कटाई के लिए जा रहे हैं, तो कभी सरसों लाही निकल रही उसके लिए जा रही, तो हमारी सास खुद ट्रैक्टर में बैठ करके जा रही है, मैं उनके संग छोटे बच्चों को लेके जा रही हूँ। इनसे मैंने बहुत कुछ, हम लोगों ने उल्टा किया। हम लोगों ने दोनों ने शादी तय होने और शादी होने के 2 साल के बीच का जो वक्त था, उसमें ये समझ लिया था कि हम दोनों अलग करियर में हैं और हम दोनों को एक दूसरे को बहुत सीख करके आगे बढ़ना है एक दूसरे से। रथ यात्रा चली आडवाणी जी की, तो उसमें हम लोगों ने खाना बना करके उनको रथ में, हम पिता माँ हमारी भाभी हम लोगों ने दिया था। अवनीश कहीं पोस्टेड थे तब बताया नहीं था, मैंने जानते थे। ससुराल को याद करके उस समय गाने नहीं निकलते थे, आंसू निकलते थे। सच बात तो ये नई नई बहू है, मायका याद करती आज। सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। अब जब ससुराल आए तो हमने कहा हमारी सास के 3 लड़के जो कि हैं, मैं काले संग ब्याहिरी ननदिया, मैं काले संग ब्याहिरी ननदिया। अपने लोगों ने टिकट के लिए मुझे बोला। कल्याण सिंह जी ने कहा, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बदायूं में मुझे फ़ोन करके, रक्षा मंत्री थे उस समय, और मुझे फ़ोन करके कहा बदायूं सदर से आप चुनाव लड़िए। मुझे तो सीटें बता रही हूँ, अम्बेडकर नगर के लिए बहन जी ने कहा, ऑस्कर फर्नांडिस एक नेता होते थे, उन्होंने दिल्ली के लिए सांसदी के लिए बोला 2014 के चुनाव के लिए। बाबा सगारी बिटैया घर जई है, अरे रही जई है अम्मा केर, बलैया ले बीरन की, बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया लेऊं भैया की। विकसित यूपी का मतलब सिर्फ चमकते शहर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भी है। लेकिन आधुनिकता के दौर में लोकगीत, लोक गायकी को संरक्षित करके रखना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ऐसे में कुछ कलाकार आज भी मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में नई जान दे रहे हैं। उन्होंने लोकगीतों की नई पीढ़ी तक पहुंचाया है, आधुनिक स्वरूप में भी पेश किया है और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पहचान को दुनिया भर में गर्व के साथ स्थापित किया है। ऐसे एक कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी। मैम प्लीज़ स्टेज पर आइए और बातचीत को आगे बढ़ाएंगी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी सुषमा पांडे जी। और इससे खूबसूरत कोई बात नहीं हो सकती कि इतनी खूबसूरत सी मालिनी मैम, जो कि खूबसूरत आवाज़ की मल्लिका हैं, हमारे बीच में हैं। तो उनसे बहुत सारी चर्चा होगी, उनसे कुछ गीत भी सुनेंगे, क्योंकि उसके बिना ये बातचीत अधूरी रहेगी। कुछ इनकी पर्सनल बातचीत भी होगी और कुछ पॉलिटिकल बातचीत भी होगी। आप हैरान हो रहे होंगे कि पॉलिटिकल बातचीत क्यों, तो उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन पहले मालिनी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मालिनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में चाहूँगी कि क्यों ना कुछ 2 लाइनों के साथ हो जाए और आप अपना इंट्रोडक्शन किसी लोकगीत के ज़रिए ही दे दीजिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार यूपी तक को मुझे अपने कानपुर में बुलाने के लिए। अपने कानपुर इसलिए क्योंकि मैं बार बार सोचती हूँ कि यदि मेरी माँ कन्नौज में उस दिन तांगे पे चढ़कर सही समय पे कन्नौज उन्होंने छोड़ दिया होता, तो मेरी जन्मस्थली के आगे कन्नौज के बजाय कानपुर लिखा होता, क्योंकि पिताजी उस समय यहीं पोस्टेड थे, दादी यहीं पर थी। लेकिन गंगा मैया का आशीर्वाद मिला वहाँ पे भी, यहाँ भी, और अभी आ रहे थे जाजमऊ के पुल से, तो हम
माँ को प्रणाम करते ही आ रहे थे, तो मुझे लगता है कानपुर में आए हैं तो शुरुआत गंगा मैया के ही एक गीत से कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा पुजैया में गाते हैं, वही 2 पंक्ति सुना रही हूँ। गंगा मैया मोरी गंगा मैया तोरी पैया पड़ूं मोरी मैया, गंगा मैया मोरी गंगा मैया तोरी पैया पड़ूं मोरी मैया, तोहे चढ़ाऊं मैया नरियर चुनैया, तोहे चढ़ाऊं मैया नरियर चुनरिया, नरियर चढ़ाऊं जोड़े जोड़े मैया, जोड़े जोड़े पड़ूं तोरी पैया। तो ये गंगा मैया मेरे लिए एक तरह से कानपुर की बहुत बड़ी पहचान है, क्योंकि कानपुर चाहे ट्रेन से आए, चाहे गाड़ी से आए, चाहे बस से आए, वो जब तक गंगा मैया का प्रवेश में प्रणाम ना हो तब तक लगता है कानपुर आए नहीं। और अभी तो आज आते समय इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि ककड़ी खरबूजे, अब तो सड़क बदल गई, पहले तो हम लोग शुक्लागंज वहीं पर उतर के ही रेत के पके हुए जो खरबूजे इसी समय जून में ख़ास तौर पे मिलते हैं, वो मुझे लगता है कहीं 2 ही जगह है, मऊ के खरबूजे जो घाघरा के रेत के पके हुए, और एक गंगा मैया के पके हुए जो खरबूजे और तरबूज हैं, उसका स्वाद कहीं नहीं। और बाकी लोग तो जानेंगे भी नहीं, क्योंकि अब एक जैसे तरबूज पूरी दुनिया में मिल रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में। लेकिन ये जैसे हम कहते हैं ना कि नदी का, पानी का, मिट्टी का एक असर होता है, वो इस मौसम की सारी सब्जियों में कानपुर में अलग दिव्य। गंगा मैया ने आपको आशीर्वाद दे दिया। अगर आपका जन्म यहाँ नहीं हुआ तो कम से कम बहू तो आप यहाँ की बन गई। तो एक बड़ा कनेक्शन है कॉलेज की पढ़ाई से लेके, क्योंकि कहते हैं ना कि जवानी के दिन कोई भूलता नहीं है, वो कॉलेज टाइम, वो अपने दोस्तों के साथ घूमना। कॉलेज की पढ़ाई मेरी सारी लखनऊ की। अच्छा, तो उसके साथ जब कानपुर का कनेक्शन हुआ, जब बहू बन के आप यहाँ पर आई, हाँ। तो लखनऊ और कानपुर का जब मिलन हुआ तो वो मिलन कैसा था? हम लोग के घरों में बहुत सारी शादियां, रिश्तेदारियां इस तरह की। हमारी भाभी कानपुर की थी, वो लखनऊ आई और हम कानपुर गए, तो कानपुर को लेकर के बड़े सारे दिलचस्प और रोचक चर्चाएं चलती थी कि कानपुर की ससुराल है, कानपुर की बहुएं हैं, कानपुर की लड़की हैं, लखनऊ की लड़की ऐसी। वो मतलब 30-35 साल 40 साल पहले एक बहुत हम जनरलाइज करके चर्चा के लिए, चकल्लस के लिए, बतकही के लिए करते थे। तो हमारी ससुराल जो है बिल्कुल आर्य नगर कानपुर में 6 बंगलिया के बिल्कुल पास, और चूंकि बिल्कुल बगल का लगा हुआ हमारी मौसी का घर है। ससुराल भी अवस्थी, मौसी भी अवस्थी, हम भी मायके से अवस्थी, लेकिन गोत्र अलग थे। तो जब हमें पता चला कि हमारी यहाँ शादी होनी है, कि अरेंज मैरिज थी, उसके पहले ही अपने ससुराल में अपनी ददिया सास को जानती थी, मिली हुई थी, तो मुझे पता था। तो एक डर था, डर बहुत था, इसलिए क्योंकि संकोच होता ही है, उस ज़माने में तो और भी ज़्यादा था। लेकिन चूँकि हमारे सास ससुर कानपुर से भी ज़्यादा बोकारो, राउरकेला और भिलाई स्टील प्लांट में थे हमारे ससुर जी, वहाँ ज़्यादा उनका रहना हुआ। और सबसे सुंदर पक्ष जो मुझे लगता है अपने ससुराल की वजह से मैंने देखा, वो कानपुर देहात देखा। क्योंकि मेरे पिताजी तो बिल्कुल एक चम्मच ले करके उन्होंने सरकारी नौकरी की, घर से कुछ लाए नहीं थे, तो उनके पास कोई न ज़मीन, न जायदाद, न खेती, न बाड़ी। मैंने मायके में नहीं देखा था, दादी नानी क्या देखा था, पिताजी की ओर से कुछ नहीं। लेकिन ससुराल में यहाँ पर ज़मीनें थीं, यहाँ पर खेती होती थी, तो कभी धान की कटाई के लिए जा रहे हैं, तो कभी सरसों लाही निकल रही उसके लिए जा रही। तो हमारी सास खुद ट्रैक्टर में बैठ करके जा रही है, मैं उनके संग छोटे बच्चों को लेके जा रही हूँ। तो इधर पुखराया की साइड, मसवानपुर की साइड, मुसवानपुर के हम लोग अवस्थी हैं, और ये जो आपका बिठूर की तरफ जो पूरा सलेमपुर गांव है वहाँ, और अभी भी जो हम लोगों का पनकी के पास है वहाँ पर भी। तो सबसे सुंदर हमारी स्मृति गंगा के किनारे बिठूर की तरफ बहुत सारी ज़मीनें थीं, तो वहाँ पर खेती वेती होती थी। तो अब तो काफ़ी बटाई में थी, तो जिनको बटाई में दी थी उनके संग घर जैसा रिश्ता था, वहीं खाना पीना, और इस सीज़न में तो खूब आम पके हुए आकर खाना। तो मुझे लगता है शहर से ज़्यादा गाँव का आनंद मैंने कानपुर में लिया, ससुराल में। तो बहुत कम सुनने को मिलता है कि बहुएं ससुराल में ज़्यादा आनंद लें, लेकिन मालिनी जी ने किया। अच्छा मालिनी जी, जब आपने बताया कि परिवार को आप जानती थी, अवनीश सर को भी पहले से आप जानती थी, देखा था? नहीं, देखा नहीं था, चर्चा सुनी थी बस। देखा अपनी सास को था, अपनी ददिया सास को देखा था। अच्छा।
और लेकिन अवनीश की चर्चा सुनी थी, ये पता था आईआईटी में पढ़ते हैं। अच्छा। और दरअसल ये सारी के बीच में हमारी मौसी थी, मैं पढ़ रही थी, ये पढ़ रहे थे, वो लगातार जैसे मेरी सास को समझा रही थी कि इससे अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता, तो मेरी माता को भी समझा रही थी इससे अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता था। और बस हम लोग एक दिन मिल करके बात लेकिन कही। ये बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन, मतलब कहते हैं ना कि जो गायक होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बड़े सख्त मिजाज के होते हैं। तो कैसे ये जोड़ी बनी और कैसे चल रही? घर पे भी क्या सर सख्त हैं और आप नरम? घर पे उल्टा हो जाता है मुझे लगता है। ये देखिए, इनका तो काम ऐसा है कि वहाँ पे एक अनुशासन चाहिए, एक कहीं ना कहीं डिसिप्लिन चाहिए, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट कराते हुए नियमों को, कानूनों को, जो आप बोलते हैं उनको, आपको एक तरह की एफिशिएंसी की आदत पड़ जाती है, क्योंकि आपको शुरू से आदत है कि ये काम होना है। और जब वो चीज़ आपके सिस्टम में आ जाती तो आप वही रहते हैं। घर में आपको लगता है कि घर तो किसी और सिस्टम से चल रहा है। और इनसे मैंने बहुत कुछ, हम लोगों ने उल्टा किया। हम लोगों ने दोनों ने शादी तय होने और शादी होने के 2 साल के बीच का जो वक्त था, उसमें ये समझ लिया था कि हम दोनों अलग करियर में हैं, और हम दोनों को एक दूसरे को बहुत सीख करके आगे बढ़ना है एक दूसरे से। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है, वो हम लोगों का दोनों का था वेलफेयर, कि लोक कल्याण, लोक जन कल्याण, लोगों के लिए ज़िंदगी हो, ये हम दोनों का एक गोल था। तो बहुत कुछ इन्हें समझना था। ये उत्तर प्रदेश में उतना रहे नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर आईआईटी कानपुर। मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बेटी थी, तो हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत सुना, सीखा, समझा। कला, संस्कृति, जो चीज़ हमारे लिए एक बहुत स्वाभाविक सी चीज़ थी, कि जज्ब थी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने सीखी, समझी होगी, सुनी होगी, आई होप सो। और अनुशासन में इनसे मैंने सीखा डेफिनेटली कि जो डिलीवरेंस है, कि आज कोई चीज़ सोच ली है तो कल उस पर लग जाओ काम पे। मैं ऐसी थी नहीं, आज भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। मैं मन मिजाज से चलती हूँ, अच्छा लग गया तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन ये बहुत नियम कानून वाले हैं कि आज है, सोच लिया तो अब कल से कर लो, कर डालो। तो मैं बहुत ऑर्गेनिक, फ्री फ्लो कलाकार है ना, तो हम लोग फ्री फ्लो वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ मैंने इनकी चीज़ें अपने में जज्ब की हैं, और आई होप कि इन्होंने भी की ही होंगी। वो तो इट इज़ फॉर हिम टू टॉक। सर, क्योंकि जिस काम से जुड़े हुए हैं, विकसित यूपी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वो किरदार हैं, और सांस्कृतिक तौर पर भी किस तरह से यूपी को विकसित किया जाए उस पर भी काम करें। शायद उसके पीछे आप ही होंगे एक इंस्पिरेशन उनके लिए। लेकिन एक चीज़ एक ज़रूर है। हाँ। यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी, चूँकि उत्तर प्रदेश की बैठकी है, बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश के बारे में, जो पुराना इतिहास, पुराना राजनीतिक इतिहास भी, जिसका कॉन्टेक्स्ट इनको शायद नहीं समझ में उस समय आया होगा, क्योंकि ये जब 87 बैच के हैं, 88 में आकर के जब उत्तर प्रदेश में तैनात हुए, तो इन्होंने, क्योंकि आईआईटी की पढ़ाई में आप राजनीतिक रूप से प्रदेश को तो आप धीरे से जब ज़मीन पे आते हैं तभी समझते हैं। तो मुझे याद है कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, उस समय जौनपुर में सीडीओ थे, और हम लोगों ने, गोरखपुर में मायका हमारा पिताजी रहे, तो हम लोग लखनऊ जब गोरखपुर आते थे, अयोध्या में रुक करके हनुमानगढ़ी दर्शन करके, और राम लला जैसे थे, जो जगह थी वहाँ भी दर्शन करके आगे बढ़ते थे। तो वो इनके लिए वो खबर थी, इनके लिए वो, जैसे अखबारों में इन्होंने पढ़ा, इनका वो परसेप्शन था, मेरा जीवन एक परसेप्शन था। इसी तरह से ललितपुर पहुँचे डीएम होकर के, तो मैं वहाँ रही थी, झांसी मेरा बचपन बीता था। गोरखपुर ये कलेक्टर होकर के, तो गोरखपुर में 8 बरस रही हूँ। तो ये एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिल करके उत्तर प्रदेश की समझ में, मुझे लगता है थोड़ा सा फ़र्क पड़ा होगा इनकी सोच समझ में। मैं लखनऊ की लड़की थी, तो बहुत सारी सियासत या बहुत सारी पॉलिटिक्स, मुझे एक किस्सा याद है कि जब ये, तब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तब बहुत हम लोग यंग थे, शायद 7-8 साल हुए होंगे शादी को, और ये ललितपुर के डीएम हुए। मुझे कार्यक्रम में जाना हुआ, महात्मा गांधी के जन्म का शायद 125वीं वर्षगांठ मन रही थी, 125वीं शायद था, ये 1995 की बात है इसलिए याद है। और हमको वो उस समय सारे कलाकारों को 2-2, 3-3 ज़िले दिए गए थे कार्यक्रम करने को। 95 में मुझे गाज़ियाबाद, अलीगढ़ और बुलंदशहर कार्यक्रम के लिए दिया गया। तो मैं जब ट्रेन से जा रही थी लखनऊ से, तो वो जो दिल्ली को ट्रेन जाती अलीगढ़ उतरना था, तो दोनों बच्चों के साथ में गई थी। तो पता चला जो बगल के डब्बे में साथ में कल्याण सिंह जी बैठे हैं, तो कल्याण सिंह जी की एक अलग छवि थी। मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए बहुत प्रभावित थी, वो जानती थी कि वे स्वास्थ्य मंत्री रहे थे उस समय, जब बहुत शानदार शासन
रहा था, चौधरी चरण सिंह जी शायद उसमें मुख्यमंत्री थे, बहुत पुरानी बात बता रही हूँ। और पिताजी चूंकि प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवाओं में थे तो हमेशा कहते थे कि ऐसा कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं आया जिन्होंने कि ज़मीन से सारी चीज़ों को करने की कोशिश की हो। तो मैं मिली और मैंने बात करी उनसे जा करके, और उस समय तो कोई स्मार्टफोन्स का तो वो होता नहीं था, काफ़ी बातें हुई, हम लोग अलीगढ़ में साथ साथ उतरे, साथ वो खाना लाए थे, साथ खाना खाया हम लोगों ने। इनको वहाँ पहुँच जब मैंने अगले दिन बताया कि मेरे तो मतलब एक्स CM थे, यस ही वॉज एक्स CM, और चूंकि वो बाबरी मस्जिद वाली घटना हो चुकी थी तो उसके बाद कल्याण सिंह जी का एक अलग आप कह सकते हैं कि वो था। तो इन्होंने मुझसे कहा तुमने उनसे बात भी कर ली? कैसे बात? मैंने कहा पिताजी थे, पिताजी बहुत अच्छे से जानते थे, वो स्वास्थ्य मंत्री, बट फॉर हिम ही वॉज एक चीफ मिनिस्टर रहे, तो वो एक मुझे लगता है वो पूरी मेरी समझ उनको देखने की वो थी जो मैं पिताजी के समय से देखती हुई आ रही थी। और वो यहाँ तक थी कि राम जन्मभूमि बात की बात चली है तो जब वो रथ यात्रा चली आडवाणी जी की तो उसमें हम लोगों ने खाना बना करके उनको रथ में, हम पिता माँ हमारी भाभी हम लोगों ने दिया था। अवनीश कहीं पोस्टेड थे तब बताया नहीं था, मैंने जानते थे, लेकिन वो समय राजनीतिक रूप से अलग परिदृश्य का था उत्तर प्रदेश। छुपा कर आपने खाना दिया? नहीं, उस समय मोबाइल नहीं होते थे कि खाने जा रहे ये भी बताएं। अच्छा, तो उस समय पतिदेव पोस्टेड थे अलग और हम लखनऊ आए हुए थे। अच्छा, तो लखनऊ में से तो रथ गुजरा था, यहाँ से हम लोग जब गए थे तो उनको मिल करके हम लोगों ने पूरी, और ये मुझे भी जगह याद है क्योंकि उधर से निकल चुका था रथ। तो ये जो अब बन गया है, पहले तो वो क्लार्क अवध का जो चौराहा था, अब तो वहाँ सुभाष चौक वगैरह आके वहाँ से हनुमान सेतु को जा रहा था, और वो तभी फैजाबाद रोड वही हुआ करती थी। तो हम लोग बस दौड़ करके, इतनी औरतें थी तो फिर रुकवाया गया और हम लोगों ने पूरी सब्जी दी। ये कहने का मतलब ये, चूँकि मेरी माँ मेरे पिताजी वो संस्कार के थे, और प्रशासनिक रूप से तो आप समझ सकते ये ना करने वाली चीज़ें थी ना बताने वाली उस समय चीज़ें थी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं तो आप समझ रहे हस्बैंड वाइफ में बहुत गिव एंड टेक होता है पति पत्नी में, क्योंकि सब अपनी अपनी समझ को, अपनी अपनी सोच को लेकर के आते हैं और मिल करके एक सुंदर बात बने, और यदि वो जन कल्याण में है तो उससे सार्थकता कुछ भी नहीं हो सकती। तो बिल्कुल अब क्योंकि इतनी चर्चा आपने अपने ससुराल की है और अपने पति की है, तो कुछ नहीं, मैंने करी नहीं, आपने करवाई है। आपने बात को छेड़ा है, मैंने नहीं छेड़ा था। तो अब एक सुर भी छेड़ दीजिए ससुराल को याद करके, उन दिनों को और उस पूरे दौर को। ससुराल को याद करके उस समय गाने नहीं निकलते थे, आंसू निकलते थे। सच बात तो ये नई नई बहू है मायका याद करती, आजकल की लड़कियां तो भाई वो मोबाइल फोन लेकर के जाती है, लेकिन हम लोग के समय में ससुराल थी। बहुरिया की व्यथा ही सुना दीजिए सुरों में। व्यथा की कथा तो अब बहुत सुंदर स्मृतियां हैं, लेकिन जो चीज़ें बहुत अच्छे से याद है, जो मुझे सबसे सुंदर पक्ष शायद विवाह का लगता है आज भी, वो ये कि जब विवाह हुआ तो मेरी ददिया सास ननिया सास दोनों तीनों सास, तो एक तरह तीन सासों, अम्मा से को दिया गया, अम्मा डर के मारे पहले अपनी सास को दें, तो दादी सास ने हमारी सास के हाथ में पकड़ाया कि नहीं दुल्हन पहले तुम परिछन करो, फिर हम करीब है, फिर हमारी ननिया सास को भी हाथ में दिया गया। तो वो तीन सासों का जो परिछन उतारना है, वो जो भरा पूरा परिवार था, मतलब हमारे सास की तरफ का मायका अवनीश की जो ननिहाल है, बांदा की तरफ की, छतरपुर, महोबा, वो सब बुंदेलखंड के लोग, और बाकी कानपुर के जिनको सब ऐसे जानते थे, कलेक्टरगंज वाली चाची, शिवालय वाले चाचा, तो सारे मोहल्लों से सब बने हुए थे बसे, फजलगंज वाले चाचा, तो एक बहुत भरा पूरा जिसको आप कह सकते हैं परिवार, वही देखा। तो मुझे लगता है कि ससुराल का एक गीत मैं सुना देती हूँ जो यहाँ पर मुँह दिखाई में गाया था, वो तो अब नेशनल हिट हो चुका है। सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 12 बरस की मैं ब्याह की आई, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 15 बरस की मैं गाउन पे आई, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं।
कनकैया जिनको नहीं पता पतंग को कहते हैं और कनपुरिया अंदाज में कहते हैं। कनपुरिया अंदाज में। और कनपुरिया एक इस प्रकरण का एक और बड़ा मजेदार वाकया है कि एक हमारी वही मौसी जिन्होंने शादी कराई यही कानपुर आर्यनगर में रहती थी, तो मौसी के बेटे की जब शादी हुई भैया की, तो उस शादी में हमने खूब गौनई में गाया नाचा। तो एक गाना हमारी सास ने सुन के रखा था, या कह लीजिए उनके जहन में आ गया। तो जब घर में रत जगा हुआ ससुराल में आने पे जैसे बहू का स्वागत होता है, तो हमारा तो बाकी बहुओं जितना स्वागत नहीं हुआ कि भाई एक गाने में कोई मान जाए कि आप और गाओ और करो। तो हमने एक गाना गाया और उस गाने में शब्द थे, मैं सोने का तारा री नदिया, मैं रेशम का लच्छा री नदिया। बड़ी पुराने आपने सुरात जगा दिए। हमरी सास के 7 लड़के, मैं काले संग ब्याही री नदिया। तो ये मैंने उस शादी में गाया था। अब जब हम ससुराल आए तो हमने कहा हमारी सास के 3 लड़के जो कि हैं, मैं काले संग ब्याही री नदिया, मैं काले संग ब्याही री नदिया। बड़ा सुंदर गाना है। अरे हमारे पिछवाड़े को गंगा बहत है, काले को धोबन चली री नदिया, बालक बूढ़े सब कोई नहावे, अरे काला न डुबकी लेवे री नदिया, मैं सोने का तारा री नदिया में। तो हमारा जब गाना खत्म हुआ तो अम्मा ने कहा ये तो मैंने सुना है 7 लड़के थे, 3 कैसे हो गए? तो मैंने फिर जवाब देने का तो वो कोई दौर था नहीं, तो बस मैं हंस दी, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट ये तो आप सीखे जाते हैं कि माहौल देख करके, वरना आज भी हमको जवाब देना हो तो मैं कहती कि ननद भी तो कोई नहीं थी, ये तो एक काल्पनिक गाना है, कोई ननद कोई थी नहीं। लेकिन सब खूब ठट्ठा करके ऐसे जैसे गाना गाया। लेकिन ये गाना मैं तब से गाती हूँ जब से विवाह की कोई बात भी नहीं थी। पता नहीं लोग क्यों हंसने लगते इस गाने को सुन करके। लेकिन किस तरह से पुरानी शादी का गाना सुन करके अम्मा को, जो कि बिल्कुल नहीं गाती है मेरी सास, लेकिन उनको ये गाना याद रह गया, उनको लगा कि उन्हीं पर कहा गया है। अब क्योंकि आपने कहा कि आप बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन एक चर्चा कानपुर कनेक्शन से ही जोड़ती हुई एक चर्चा है कि सियासी कनेक्शन भी कानपुर से जोड़ने वाला है आपका। क्या? सियासी कनेक्शन, आप यदि चुनाव लड़ेंगी, कुछ ऐसी भी फिजाएं कनपुरिया अंदाज में लोग इधर उधर बतियाते नजर आ जाते, सुनाई देते, बाकायदगी करते कि आप मालिनी जी केवल गाएंगी नहीं गवाएंगी भी, वो सियासत में उतरेंगी। देखिए, यदि मैं महत्वाकांक्षी होती तो अभी 17 के बाद कितने चुनाव हो चुके हैं? 17, 22, 24 और 17 के पहले अभी एक पॉडकास्ट में तो मैंने नाम लेकर के बताया कि कितने लोगों ने टिकट के लिए मुझे बोला। कल्याण सिंह जी ने कहा, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बदायूं में मुझे फ़ोन करके, रक्षा मंत्री थे उस समय, और मुझे फ़ोन करके कहा बदायूं सदर से आप चुनाव लड़िए। मुझे तो सीटें बता रही हूँ, अम्बेडकर नगर के लिए बहन जी ने कहा, ऑस्कर फर्नांडिस एक नेता होते तो उन्होंने दिल्ली के लिए सांसदी के लिए बोला 2014 के चुनाव के लिए। तो ये तो मैं अब नाम लेके कभी मैंने सब चर्चाएं नहीं की। महत्वाकांक्षी इसीलिए मैंने कहा नहीं हूँ। महत्वाकांक्षी होती तो लोग तो लपकते हैं किसी प्रकार का अवसर मिल जाए। मैं सच कह रही हूँ, जीवन में इज्जत, गरिमा, लोकप्रियता और सम्मान का सच्चा अर्थ यदि सबको मिल जाए, समझ में आ जाए, वो ज़रूरी है। जिनको राजनीति समझ में आता है उनके लिए वो अच्छा है। मेरे लिए मुझको लगता है कि मैंने एक बड़ा काम किया है, समाज की सोच बदली है। मैंने समाज की ये सोच बदली है कि लोकगीतों को समझोगे तब अपनाओगे, इन्हें आदर दो। मैंने दूसरी सोच बदली है कि परिवार के संग रह करके सपने पूरे किए जा सकते हैं। परिवार छोड़ करके बाहर कुछ भी नहीं रखा। जो उसने घर या डेढ़ी के संग रह करके आप ये तादाद में स्थापित कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते। कितने लोग मुझसे कहते हैं आपकी जैसी मेरी बेटी को आप जरा सिखा दीजिए, समझे। कितने लोग बोलते हैं। मुझे लगता है कि टिकट लड़के चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लेकिन ये जो सोच बदलने का काम कर रही हूँ ज़्यादा बड़ा है। और ये मुझे लगता है इसमें जो मुझे प्यार सम्मान मिल गया है मैं बता नहीं सकती। 6-6 महीने के बच्चे को, 2-2 साल 5-5 साल के बच्चे को लेके माता पिता आते हैं कि बस सिर पे हाथ रख दीजिए, आप हाथ रख देंगे तो ये बच्चे को आशीर्वाद मिल जाएगा। इसकी तो तुलना मैं किसी सम्मान से कर ही नहीं सकती। तो ये तो यदि हमको अवसर लेना होता
तो मैं कब का अवसर ले चुकी होती। चर्चाएं लोग करते हैं, चर्चाएं मैं भी सुनती हूँ, और मुझसे तो कई बार अखबारों में छप जाता है। मतलब मुझे आश्चर्य होता है, कभी लखनऊ के मेयर का, कभी गोरखपुर का, कभी कानपुर का, कभी लखनऊ का, कभी बनारस का। एक दिन मैं बनारस गई तो वहाँ बनारस के अखबार में छप गया था कि बनारस विधानसभा में ये 22 की बात में इतना हंसी। मैंने कहा ये कौन बताता है। मुझे लगता है कि चूंकि मैं मुखर हूँ और दिखती हूँ और गाती हूँ, लोक के संग एक शब्द जुड़ा है, जन। लोक जब तक जनप्रिय नहीं कलाकार होगा वो लोक कलाकार नहीं हो सकता। आप लोग आजकल हर कलाकार के आगे लोक कलाकार लिखते हैं। लोक यानी जन, यानी समाज का जो प्रिय है उसी को ही लोक कलाकार कहलाने का अधिकार है, यानी उसको जिसको समाज ने अपना लिया। इतना बड़ा सम्मान के आगे सब बहुत छोटा है, इसलिए नहीं। तो राजनीति देखिए, नहीं। यूपी तक के मंच से आज मालिनी जी ने क्लियर कर दिया है कि फिलहाल वो जन सेवा करेंगी, सियासत नहीं। नहीं, ये बड़ा खतरनाक शब्द है, जनसेवा। जनसेवा को लोग राजनीति का ही अलग, जनसेवा तो गा के कर ही रही हूँ, सोच बदलने का ही काम कर रही हूँ। तो वो संस्कृति की सेवा बेहतर शब्द है जी। अब क्योंकि आपने संस्कृति शब्द का फिर से जिक्र किया है, तो सांस्कृतिक विरासत को सहेजना कहा जा रहा है कि योगी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो जैसे काशी, अयोध्या का भी क्योंकि आपने जिक्र किया, तो अयोध्या, काशी और वाराणसी, मथुरा, ये सारी चीज़ें जब जिक्र आती है तो कहा जाता है कि यहाँ पर विकास के साथ आर्थिक विकास हो, चाहे तकनीकी विकास हो, उसके साथ सांस्कृतिक विकास की भी पटकथा लिखी जा रही है। तो एक कलाकार के तौर पर आप उसको कैसे देखती हैं? गर्व के साथ, बहुत सम्मान के साथ। हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ा जो दाग है वो औपनिवेशिक मानसिकता का ही तो है। आज़ाद तो हो गए 47 में, अंग्रेजियत से कहाँ आप मुक्त हुए। आज भी ये कहने वालों की कोई कमी नहीं जो पूरे शहरों में, आपको गांव में कहते घूमते, अंग्रेज देखो क्या क्या बना ले गए, अंग्रेज ना होते तो ये ना होता, वो थे तो ये बना ले गए। मुझे इस बात का इतना गर्व है कि वो उत्तर प्रदेश जो कहीं ना कहीं सिर्फ सियासत और अपराध के लिए जाना जाता था, उस उत्तर प्रदेश ने सांस्कृतिक विरासत की और प्रगति की ऐसी पटकथा लिखी है जिसने पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भ्रमण किए जाने वाला स्थल अयोध्या को आज विश्व में सबसे नंबर 1। कभी हम सुनते थे वेटिकन है पोप के लिए कि नंबर वन यूज्ड टू बी वेटिकन, और लोग वहाँ जाना भी चाहते थे। आज विश्व भर से, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, और दूसरे नंबर पे काशी है। तो ये असंभव को यदि संभव करके हम लोगों ने देखा अपने सामने, और सिर्फ हम लोग अयोध्या और काशी की बात करते हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर, विंध्याचल की बात करें, दरअसल इसका भी मैं उदाहरण देना चाहूँगी। एक कार्यक्रम में एक शहर जहाँ का मैं नाम ले लेती हूँ, बिजनौर, मैं गई कार्यक्रम में, बहुत पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी। तो वहाँ पर जैसे आपको पता है कि यहाँ पर एक ना किसी मंत्री को सौंप दिया जाता है ना, ये जिला प्रभारी मंत्री होते हैं। तो नई सरकार आई थी, मैं तो कार्यक्रम देने गई, कार्यक्रम के बाद भोजन हो रहा था, उसमें वो प्रभारी मंत्री भी थे, उस प्रदेश के मुखिया भी थे, मैं भी थी। भोजन करते हुए ऐसी चर्चा चली, तो वहाँ बहुत पुराना साक्ष्य मिलता था कि गंगा नदी के पास में वहाँ पर मंदिर था और वहाँ आरती होती थी। और पुराना मंदिर, तो मंदिर के पास एक पुजारी जी थे, वो उजाड़ दिए गए, आरती की पूरी रवायत ही ख़त्म कर दी गई, पुजारी कहीं और भाग गया, बात ख़त्म हुई। तो उन्होंने, वहाँ के लोगों ने लिख करके दिया कि सरकार अब आई है तो ये हमारी प्राथमिकता है, हमारे लिए तैयारी हो। और 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर वो आरती दोबारा शुरू हो गई, वो जो मंदिर टूटा था वो दोबारा बन गया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये वो जगह है जहाँ के बारे में आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये कितने लोगों के आस्था और विश्वास के पुराने स्थल थे। यदि किसी भी कारण तोड़े गए होंगे तो उनको प्रश्रय या तो मिला होगा, और जिसका तोड़ा गया उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो सिर्फ काशी और मथुरा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक जनपद में, हमारे यहाँ लखनऊ में हुसैनगंज में ठीक चौराहे पे एक गली है, वहाँ पे राम मंदिर है पुराना, हमारे नाना वहीं पे रह करके पढ़े, हुसैनगंज का मंदिर। तो हम लोग वहाँ पे रामनवमी पे मैं भी गाती भी हूँ वहाँ पे हर बार जाके। उस अकेली गली 22-23 मंदिर है। तो वहाँ पर दिनेश शर्मा जी आए तो उन्होंने कहा इसका नाम तो छोटी अयोध्या होना चाहिए, कि यहाँ 12 मंदिर है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ये सांस्कृतिक विरासत तो हमेशा से थी, लेकिन हमारी है ये कोई मानने वाली सरकार तो आए कि वो उसको प्रश्रय, आप ज़्यादा कुछ ना करें, पूजा करने का अधिकार ही दे दें। बिजनौर की वही कहानी कि उन्होंने कहा हमारी वापस से हमको वो अधिकार दिया जाए। आज उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में, हर कस्बे में,
हर स्थान पे यदि कोई सांस्कृतिक विरासत का चिन्ह हो, और मैं सिर्फ मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ, वो आहार, खान पान, वहाँ की कोई पैदावार, वहाँ की कोई ऐसी वस्तु जो ओडीओपी के रूप में आई है, उन सबको विरासत के रूप में आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश ने कमाल का किया। इससे लोक कलाकारों को भी क्या प्रोत्साहन मिल रहा है? क्यों नहीं मिलेगा? लोग तो समाज ही है ना। और आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो मैं कभी कहीं नहीं कही, मैं आपके लिए मिलन जी ये बात आज पहली बार कहीं बता रही हूँ। 2013-14 में मेरी माननीय मुख्यमंत्री उस समय गुजरात के, जो अब प्रधानमंत्री, उनसे मुलाकात हुई, नरेंद्र मोदी जी से। और जब मैं उनसे मिलने के लिए गई तो मैंने कागज़ में कुछ चीज़ें लिख के गई थी। आपने महत्वाकांक्षा पूछी, मैं प्रधानमंत्री जी तब मिल करके आई थी, और उसमें मैंने लिखा था फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, अलीगढ़ का ताला, कन्नौज का इत्र, गोरखपुर का फर्टिलाइजर, गोरखपुर की कितनी बंद हुई चीनी मिलें, ये सब तो मैंने देखा, पिताजी के संग भी देखा, अवनीश के संग भी, क्योंकि और कार्यक्रम होने के नाते इतने ज़िले, इतने शहर, हर जगह की जो पहचान है, और वो सब जैसे कोई अपने स्वाभिमान नहीं, कोई अपना नहीं कि यहाँ पर यदि सूर कबीर तुलसी हैं तो हिंदी उर्दू यहीं की देन, ये सब मैं कागज़ में लिख करके ले गई थी। और उन्होंने देखा, बहुत सारी बातों के संग मैंने उनको कागज़ दिया, तो मैंने कहा मुझे लगता है कि इतनी गलत व्याप्ति है उत्तर प्रदेश की, ख्याति की जगह को ख्याति है, हमारे यहाँ इतनी चीज़ें होती हैं कि ये पूरा मैंने लिख रख कर आए वहाँ से, मैं सारा बागपत का हैंडलूम, वहाँ की दरियाँ, भदोई का सब कुछ, शाहजहाँपुर का कालीन, चांदी का काम शाहजहाँपुर का, एक एक चीज़ मैं आपको ऐसे ऑफ हैंड बता सकती हूँ, सारी चीज़ें मैंने उसमें लिखी। उन्होंने वो लिया और देखा, और 3 साल बाद जब ओडीओपी आया तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा मन में, मैंने कभी किसी से नहीं कहा, आज पहली बार बता रही हूँ, तो मुझे लगा मन में कि वो बात कहीं ना कहीं कि एक ज़िला और उसकी जो वो कई बार बहुत लोग एक ही चीज़ सोचते हैं, लेकिन मेरा मन ऐसा पूरा हुआ कि कहीं ना कहीं उस ज़िले का जो स्वाभिमान है, उस ज़िले से जुड़े हुए व्यक्ति का जो स्वाभिमान है, वो किस तरह से प्रस्फुटित हुआ होगा कि भाई आपको अच्छा लगता है कहते हुए, यही बताते हुए अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ के लड्डू अच्छे हैं, बिल्कुल, हमारे यहाँ का चावल बहुत अच्छा है। आपको तो जब इसमें अभिमान है तो आप सोचिए कि कोई यदि चीज़ राष्ट्रीय स्तर पे मार्केटिंग होने लगे, उसके बारे में मुख्यमंत्री बोलें, उसके बारे में प्रधानमंत्री बोलें, उनसे जुड़े हुए लोगों का सम्मान हो, तो वो जिला आगे बढ़ेगा, वो प्रदेश बढ़ेगा, और वो इकोनॉमी में दिख रहा है उत्तर प्रदेश को, बीमारू राज्य से आज इन्हीं चीज़ों के बल पे कि हमने स्वीकारा है कि आज हम हैं, तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लोग को जो स्वीकार कर ले, उस शासक को तो कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये लोक की चीज़ है, हमारी पैदावार, हमारा हुनर, ये किया है मोदी जी ने, ये किया योगी जी ने। अब आप लोक गीतों की जब बात हुआ, फिर से मैं घूम के आऊंगी, क्योंकि मालिनी जी है और बीच बीच पे अगर एक किस्सा और बता दें, आप एडिट कर दीजिएगा, मैं सुना रही हूँ कि आपका प्रोग्राम उतना लंबा जाएगा नहीं, मुझे पता है, किस्सा है। नहीं सर, ना। एक किस्सा मैं सुना रही हूँ। कोविड का दौर था, कोविड के समय, कोविड के बाद हमारे बेटे की शादी हुई, तो बेटे के विवाह के समय चूँकि कोविड में दुकानें तो उतनी खुली नहीं थी, अच्छी बात थी कि थोड़ी बहुत, बेटी की शादी 2 साल पहले हुई थी, तैयारी करके रखी थी। तो फर्रुखाबाद में जो उस समय कलेक्टर थे, उनकी पत्नी का फ़ोन आया, और वो हमारे संग पहले रही हैं, जब अवनीश मेरठ में डीएम थे तो वो एसडीएम थे, तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैम यहाँ पर बहुत अच्छे लहंगे बनते हैं, जरी का, जरदोजी का बहुत अच्छा काम होता है, आप यदि कहें तो हम यहाँ से भिजवाएं। तो मैंने कहा नहीं, सारी तैयारी हो चुकी है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं फिर भी, और तब हमें पता चला कि नहीं, 200-250 लोगों को ही बुला करके ही उत्सव होना है। अवनीश ही उस समय होम सेक्रेटरी थे, इन्हीं की ओर से आदेश गया था, तो लेकिन बेटी की शादी में हज़ारों लोग बुलाए थे, और लड़के की शादी में तो ज़्यादा लोग को बुलाना चाहिए। तो ये हुआ कि उत्सव छोटे छोटे उसमें करे, एक दिन में, एक रात में 4-5 उत्सव। तो मैंने कहा अच्छा मैं देख लेती हूँ, 1-2 लहंगे एक्स्ट्रा पड़ेंगे तो मैं आती हूँ। मैं फर्रुखाबाद गई, वहाँ जो GMDIC थे वो हमको साथ में लेकर गए कि ये सबसे अच्छे यहाँ के, तो उनके घर में ही शोरूम क्या था, छोटा सा घर, वहाँ गए। जो मैंने वहाँ सामान देखा, ये बात है 2021 की, तो मैंने कहा कि ये आप बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी, और मुझको अफसोस इस बात का है कि कलकत्ता का और जयपुर का कह करके पूरा बिकता है। उसने उनके लड़के को अपने बुलाया, उसका लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सुन रहे होंगे कहीं पे, तो
तो उन्होंने बताया कि देखिए कितना फ़र्क आ गया ओडीओपी आने से, कि ये हमारा बेटा दिल्ली में रहता था और हमसे कहता था छोड़ो ये सब काम, इसमें क्या कमाना ना इज्जत रखना, वही कारीगरों का पीछे पड़े रहते हो, अब हमारे पास आकर के दिल्ली रहो, ये काम छोड़ दो। बोले जब से उसने फ़ोटो देख लिए कि योगी जी ने हमको माला पहनाई और लखनऊ बुला करके सम्मानित किया सबके सामने, अब सैटरडे संडे वो आकर के यहाँ पर बैठने लगा, क्योंकि अकाउंटेंसी में वो माहिर है, काम उसने बढ़ा दिया। उसने मुझे बिल दिखाया, लखनऊ दिल्ली की सबसे बड़ी शॉप साउथ एक्स में है, उसका यहाँ पे टर्नओवर 3-3 महीना का वहाँ से पैसा आ रहा था, यहाँ से जा रहा था दिल्ली साउथ एक्स में। मैं कहने की नीडलेस टू से कि मैं वहाँ से लहंगे लेकर के आई और मैंने ये पूरी घटना माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई कि अपने आंखों देखा, मैं बता रही हूँ कि वो दूसरी पीढ़ी अब हफ्ते में 2 दिन आकर के बेटे के पास रहने लगी है, सिर्फ इसलिए कि सम्मान पिता को मिल गया। उसके लिए पहले वो टेकन फॉर ग्रांटेड एक एटीट्यूड था। और इस तरह का काम जो दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, वो मैंने अपने बेटी को अपने रिसेप्शन में पहनाया, वो मैं फर्रुखाबाद से लहंगा लिया। और मैं कह सकती हूँ मुझे जानकारी थी, लेकिन किस स्तर का काम है ये मुझे वाकई नहीं मालूम था, मुझको भी 2021 में पता चला। तो ये कहीं ना कहीं अपने अनुभव इसलिए बता रही हूँ कि कितना बड़ा फर्क आया है। हर व्यक्ति आज किसी से भी आप बात कर लें सिर्फ इज्जत चाहता है, पैसा तो कमा ही लेगा, सम्मान चाहता है, व्यापारी भी सम्मान चाहता है, और हुनर जिसके पास है छोटा या बड़ा हो, उसको यदि सम्मान मिल जाए भी शासन के स्तर पे, किस तरह की लेजिटिमेसी मिल जाती है, उसको वही जान सकता है जो इस काम से जुड़ा। बिल्कुल, आपने बदलाव की गाथा को बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने आंखों देखे हाल के जरिए, उदाहरण के जरिए समझाया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को। लेकिन इसीलिए तो राजनीति में नहीं जा सकती। आई एम वेरी क्या बोलते हैं, अनफिल्टर्ड, जो है वो सामने है। तो एक कलाकार, मैंने बोला कलाकार तो वही है ना, तो अब कलाकार के तौर पर आपने जब बदलाव की पूरी एक धारा देखी है, तो उसमें महिलाओं को लेकर भी, क्योंकि आपके बहुत सारे लोकगीतों को जो मैंने सुना है उसमें एक पीड़ा, एक टीस, एक महिला की, वो भी दिखी है, तो वो टीस, वो पीड़ा, क्या उसमें भी कुछ बदलाव आया, क्या वो खुशी में तब्दील होती नजर आई है? देखिए जीवन है, और मैं इसको इस थोड़ा सा दार्शनिक रूप में कहूँगी कि हमेशा सुख नहीं होता, सुख की अनुभूति भी तभी आपको ज़्यादा होती है जब दुख के बाद निकलते हैं। तो जीवन है, कोई यदि काम कर रहा है, पुरुषों के लिए भी है कि सबका मिश्रित भाव रहता है। जो गाने मैंने गाए हैं उसमें कोशिश मैंने की है कि सुख की ज़्यादा अनुभूति रहे, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक बहुत गलत नैरेटिव रहा है कि महिलाएं बड़ी शोषित रहीं, बहुत दबाई गईं और बहुत शोषित थीं, इसलिए उनका विद्रोह का स्वर था जो गीतों के रूप में निकला। लेकिन मैंने गा के बताया कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, ये ऐसे नहीं, गा के बताइए थोड़ा सा। मैं उस पर बात कर लूँ फिर गाऊंगी भी कि ये गाना भले ही लोगों को लगता होगा कि बड़ा एक चटक गाना है, इसकी रिदम भी ऐसी है, लेकिन माइग्रेशन का गाना है। पीड़ा इसकी पूरी अपने जड़ को छोड़ करके परदेश जाने वाले पति की है, जिसकी पत्नी पीछे रह गई, और पत्नी पीछे रह करके घर का ख्याल रख रही है, और वो सबको कोसती है, टिकस गल जाए, उस शहर में आग लग जाए, जिनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको कुछ हो जाए, बस पति को कुछ ना हो। तो एक तरह से पत्नी के संघर्ष की और पत्नी के विरह का ही गाना है। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। और एक जो पीड़ा का गाना है, पीड़ा से ज़्यादा जागरूकता का संदेश है। 5 तारीख को एनवायरनमेंट डे है। ये अंग्रेज़ों की देन है एनवायरनमेंट डे, क्योंकि हम लोग तो जीते जागते प्रतिदिन प्रतिक्षण पर्यावरण के संरक्षण में ही भारतीय जनमानस का जीवन है। तो एक गीत है जिसमें लड़की की शादी की विदाई हो रही है। दरअसल ये रोपाई का, निराई का गाना है, जब धान लग जाती है तो उसके निराई का गाना है, लेकिन इसको विदाई से जोड़ करके देख सकते हैं। इस गाने में बेटी विदा होते हुए कह रही है कि बाबा नीम के पेड़ को मत काटना, नीम के पेड़ को जो काट दिया तो ये चिड़ैया जिसका बसेरा था वो अब कहाँ जाएगी। बाबा नीमिया के पेड़ जनी काटी ओ बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया ले बीरन की बाबुल, बलैया ले
बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया लेऊं बीरन की। बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जई है, हाय रही जई है निमिया केर, बलैया लेऊं बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया लेऊं बीरन की। बाबा इस नीम के पेड़ को मत काटना, जो ये पेड़ कट गया तो ये चिड़ैया का बसेरा कहाँ जाएगा। जो हम एक अप्लाइड इकोसिस्टम की बात करते हैं, पेड़ गया तो घोंसला भी जाएगा, फिर वो अपनी बात करती है। बाबा सगारी बिटैया घर जई है, हाय अरे रही जई है अम्मा केर, बलैया लेऊं बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया लेऊं भैया की। मोरे बीरन की, मोरे भैया की, मोरे बीरन की। तो इस सेशन के ख़त्म होते होते आपने इमोशनल ही कर दिया सबको, और मालिनी जी भी इमोशनल हो गई। मेरा एक्चुअली सवाल भी अगला था कि कोई ऐसा लोकगीत जो दिल के करीब हो, जिसको आप जब भी गाती हो इमोशनल हो जाती हो, वो बिना कहे आपने सुना दिया। तो यहाँ पर एक संदेश भी दे दिया। संदेश ये कि संरक्षण ज़रूरी है, पर्यावरण का भी और अपनी जड़ों का भी, फिर चाहे वो सांस्कृतिक जड़ें हों या फिर वैचारिक जड़ें हों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।